हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी पेपर वन की प्रिपरेशन की। और इस वीडियो में हम जो है हिंदी पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी इंग्लिश पार्ट के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, वो इंग्लिश पार्ट की हैं और उसमें जो भी कॉलेज कैडर के जितने क्वेश्चन पेपर्स थे, यानी 25 टू 26 सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन पेपर्स थे, उनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, उनकी वो एक कंपाइलेशन है। सिमिलर उसी तरह से ये जो अब वीडियो है, ये हिंदी पार्ट का कंपाइलेशन है। इसके अलावा और भी पार्ट मैं हिंदी के लेके आऊँगी, ताकि आप जो है लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। फिजिक्स और जो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है पीजीटी का, उसकी डेट अनाउंस हो गई है और बहुत जल्दी जो है वो बाकी एग्ज़ाम्स की डेट भी आ जाएगी। सो एक तरह से रिवीज़न के लिए जो है ये हिंदी का पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ। इसमें जो है वो क्वेश्चन पेपर है, कंपाइलेशन है कॉलेज कैडर के क्वेश्चन पेपर्स की, जिनमें जो भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको मैंने कवर किया है। आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप कोशिश करना जो भी क्वेश्चन आ रहा है, उनके टॉपिक्स को आप नोट डाउन करें। और अगर आपने वो कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपसे वो पार्ट छूट गया है या फिर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ उनका जो भी थ्योरी है वो आपने कवर नहीं की हुई है, तो आप उनको कवर कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए आप उनको भी जो है वो कवर करें। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और भी वीडियोज़ आएँगी जिनमें हिंदी का पार्ट होगा, तो आप एक रिवीजन की तरह इनको ले सकते हैं। आप पहले पॉज़ कीजिए, जब भी क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो आप पॉज़ कीजिए स्क्रीन को और उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है वो आप आंसर देख सकते हो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे उनको आप नोट डाउन कर लेना और उस तरह से आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में हथियार। ये जो क्वेश्चन है वो मुहावरे से हम बोल सकते हैं कि ये मुहावरे का क्वेश्चन है और मुहावरों से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप उस तरह से इसको देख देख सकते हो। फर्स्ट जो है वो पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में हथियार। तो यहाँ पे जो है वो कौन-सी चीज़ जो है वो एक्यूरेट आ सकती है, जब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में हथियार जो है वो डाल दिए। ये जो है हमारा मुहावरा होता है या फिलोक्तियाँ जैसे हम बोल सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, पाकिस्तान के ने युद्ध के मैदान में हथियार डाल दिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है समास का। अब समास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, आपको समास पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, आपको सारे समास जो है वो पता होने चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है पर्टिकुलर समास का पार्ट नहीं है, मान लो आपने जो भी आंसर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से समास में जो है वो किस तरह के जो है वो ऑप्शंस आते हैं या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। देखो, नील कमल है। नील कमल का मतलब है नीला है जो कमल। अब नील कमल अगर यहाँ पे है तो आपको बताना है इसमें जो है वो कौन-सा समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है। नील कमल का यहाँ पे मतलब है नीला है जो कमल। अब देखो, कर्मधारय जो समास होता है, कर्मधारय में हमेशा ध्यान रखना कर्म को धारण किए हुए, नीला है जो कमल। जहाँ भी आप जब उसको एक तरह से ओपन करके देखोगे वर्ड को, है जो, रूपी, के समान या फिर जैसा, ऐसे वर्ड अगर यूज़ हो रहे हैं उसमें, तो वो कर्मधारय समास होगा। इसलिए देखो, नीला है जो कमल हम बोल रहे हैं, तो है जो इसमें आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कर्मधारय समास है। तत्पुरुष जो समास होता है, उसमें जो होता है वो दूसरा पद प्रधान रहता है, यानी कि 2 वर्ड रहेंगे, दूसरा जो पद होता है वो प्रधान रहता है। बहुव्रीहि में हम बोलते हैं कि जो शब्द जैसे समास यूज़ करते हैं वो किसी और चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। उसके अलावा अव्ययी भाव में जो होता है पहला पद प्रधान होता है। तो आपको समास के जो भी भेद हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। समास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, समास आपने पक्का करना है। नीला है जो कमल, इसलिए कर्मधारय समास है। और देखो, आप पॉज़ कीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है वो आंसर देखिए। ये क्वेश्चन है, वाह कैसे सुंदर फूल है, यह वाक्य अव्यय के किस
भेद का उदाहरण है। यहाँ पे अव्यय के भेद पूछे गए हैं। अव्यय के भेद भी ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखो आप नोट डाउन करते जाओ। यहाँ पे आप समास नोट डाउन करो, मुहावरे नोट डाउन करो, अव्यय नोट डाउन करो। आपको इनकी डेफिनेशन मतलब आपको जो भी परिभाषा से लेकर के कौन से भेद हैं और इनका जो है उदाहरण क्या रहता है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है, ये जो है किस अव्यय का उदाहरण है? अब देखो जब भी इस तरह से जो है हम साइन यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखना वो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। विस्मयादिबोधक लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस में दिया गया है। अब कौन-सा विस्मयादिबोधक है ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है हर्षबोधक। हर्षबोधक का मतलब है कि जो खुशी में हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। देन आश्चर्यबोधक, आश्चर्य जब हमें चीज़ का होता है। व्यंग्यबोधक जो किसी पे व्यंग की तरह हम कुछ चीज़ को बोल रहे हैं। प्रश्नबोधक यानी कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वहाँ जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं हर्षबोधक के लिए क्योंकि ये एक तरह से मतलब खुशी का प्रतीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यदि किसी वाक्य में 2 समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सो ये वाक्य की परिभाषा है। अब आपको पता होनी चाहिए वाक्य किस-किस तरह के होते हैं। यहाँ पे बोला गया है अगर वाक्य में 2 वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। सो जब भी योजक से जुड़े होते हैं और योजक यहाँ पे क्या हो सकते हैं? और हो सकता है, किंतु हो सकता है, अथवा हो सकता है, परंतु, यद्यपि, परंतु ये सारी चीज़ें जो है वो जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए इनको योजक कहते हैं। अब 2 वाक्यों को अगर योजक जोड़ रहा है, कहते हैं संयुक्त वाक्य। उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। वाक्य के प्रकार आपको पता होने चाहिए। अब दूसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जैसे वर्ड यूज़ होता है जो, जिसको, की, तो, इसलिए, जहाँ, इस तरह के अगर शब्द बीच में आ गए हैं, तो वो मिश्र वाक्य को दर्शाते हैं। जैसे की को, क्योंकि, तो, मतलब 2 वाक्यों को मिक्स किया गया है। संयुक्त वाक्य होता है जब 2 को जोड़ा जाता है किसी योजक के द्वारा और, किंतु, परंतु ऐसे। और ये डिफरेंस रहता है दोनों में। संयुक्त में कुछ योजक होते हैं, मिश्र में जो होता है वो चीज़ें जो है एक-दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। जो भी वाक्य होंगे वो एक-दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन संयुक्त में वो 2 चीज़ें जो है वो जोड़ी गई होती हैं एक योजक के द्वारा। तो आपने ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है मिश्र और संयुक्त में। अब देखो जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस बोलो चाहे इंग्लिश के बोलो, आपको ग्रामर आता है, आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए ये वाली सीरीज़ का मेन मोटिव यही है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो एक बार आप देखो और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कौन से टाइप के क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं। सो इसको ध्यान में रख के ही आपने जो है वो अपना जो भी रिवीजन है वो करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार से पूछा गया है। किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद स्थापित हो जाता है? देखो अलंकार के कुछ प्रकार होते हैं और जो कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें से तो उपमा, रूपम, रूपक, मानवीकरण, प्रेक्षा ये कुछ जो है वो कॉमन से अलंकार है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया उपमेय और उपमान के मध्य अभेद स्थापित हो ऐसा कौन सा अलंकार होता है? उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। सो आपने ध्यान रखना है अलंकार के सभी जो भेद हैं उनकी आपको परिभाषा आनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अनेक लोग मांस नहीं खाते, मैं उनमें से एक है। अब इस अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य कौन सा है? अब एक वाक्य आपके पास दिया गया है, अब आपने बताना है कि सेम तरह का कौन सा वाक्य है जो इसी चीज को बता रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने इंग्लिश में भी देखे होंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो, वहां पे भी सिमिलर गिवन एक्सप्रेशन को ढूंढना होता था। तो वैसे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है इसका अर्थ? अनेक लोग मांस नहीं खाते, मैं उनमें से एक हूँ, मतलब मैं भी नहीं खाता हूँ। तो देखो पहला है मैं मांस भी नहीं खाता। अब आपने ध्यान रखना है सेंटेंस बन रहा है, तो जैसे इंग्लिश में सेंटेंस सही बनना चाहिए वैसे यहाँ पे वाक्य सही बनना चाहिए। मैं मांस खाता भी नहीं, मैं भी मांस नहीं खाता। अब यहाँ पे मैं भी मांस नहीं खाता होगा, निपात जो है यहाँ पे यूज़ होगा, भी एक निपात है, बलदायक निपात है और मैं के आगे ये यूज़ होगा, यानी कर्ता के आगे जो है वो भी का यूज़ होगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ निम्न में से कौन-सा विकल्प चाँदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? चाँदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन-सा नहीं है? सो इनमें से जो है शुभ्र जो होता है वो वर्ड चाँदनी का पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्यायवाची भी आपने पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हम नहीं कर पाते हैं। सो आपने देखना है कि कुछ कॉमन जो होता है आप एक बार उनको गो थ्रू करो,
हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पढ़े हुए पर्यायवाची होते हैं वही आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस पर्यायवाची के जितने हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस जगह एक सभा होने जा रही है। अब इस वाक्य में उस जगह कारक के किस भेद का उदाहरण है? कारक के 8 भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान के लिए उपादान से, अधिकरण में पर। वैसे आपको पता होना चाहिए कौन सा चिन्ह उसके लिए यूज किया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया उस जगह, पर्टिकुलर उस जगह को बोला गया है कि ये कारक का कौन सा भेद होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो उस जगह है ये यहाँ पे अधिकरण का जो है वो भेद है। अधिकरण में हमेशा ध्यान रखना, दो जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं और इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं अधिकरण से। एक रहता है कालाधिकरण और दूसरा रहता है हमारे पास स्थानाधिकरण। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मतलब है। कालाधिकरण का मतलब है जब भी वहां पे समय का यूज किया गया होता है, समय का, यानी ऐसे लिखा हो वह सोमवार को आएगी, वह कल आएगी, इस तरह से अगर समय का यूज किया गया है तो वो अधिकरण है। और दूसरी चीज स्थान अधिकरण, स्थान अधिकरण में भी जो है वो जैसे अधिकरण के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं मैं या फिर पर, लेकिन मैं और पर के अलावा या तो समय का यूज हुआ हो या फिर किसी स्थान का यूज हुआ हो तो वो अधिकरण में आएंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कैडर में भी पूछे गए थे अधिकरण से ही, स्पेसिफिकली कारक के अधिकरण भेद से। आपको पता होना चाहिए अगर कालाधिकरण और स्थान अधिकरण आ गया यानी कि समय टाइम ऐसी चीजें आ गई और आपको लग रहा है कि मैं पर जैसी चीजें वहां पे यूज हो सकती है या फिर किसी प्लेस जगह स्थान की बात हो रही है तब भी उसमें जो है वो अधिकरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, इनमें से सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? रेखांकित पद, रेखांकित पद कौन सा है? कोई। कोई जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम के भेद आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम यहाँ पे कोई क्या है? तो एक पुरुषवाचक होता है जो मतलब कि मेन, जैसे कर्ता हम बोल सकते हैं उस तरह से यूज किया जाता है तो पुरुषवाचक होता है। अनिश्चयवाचक होता है जब कोई चीज जो होती है वो कंफ्यूजन में होती है कि मतलब क्लियर नहीं, क्लियरिटी नहीं बोल सकते, अनिश्चय है वो चीज। सो कोई भी अनिश्चयता को दर्शा रहा है ना, अनिश्चयता मतलब कोई, हमें नहीं पता कौन, इसलिए वो अनिश्चयवाचक है। निश्चय हो गया कि जो निश्चित है चीज, संबंध हो गया कि दो चीजों के बीच में अगर कोई जो है वो संबंध को दर्शा रहा है। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस व्यापार में चौगुना लाभ होगा, चौगुना बताना है कौन सा विशेषण है? विशेषण जो विशेषता को दर्शाता है। सो चौगुना जो होता है वो निश्चित है, निश्चित है और क्या है? संख्यावाचक है। परिमाण बोलते हैं हम नापने को, नाप तोल करने को परिमाण बोलते हैं। तो पर चौगुना जो है संख्या है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, आपको पता होने चाहिए अगर आपने पढ़े हैं। अगर कोई पार्ट आपसे मिस हो गया, मान लो आपने सर्वनाम का कोई चीज नहीं पढ़ा है, कारक का कोई चीज नहीं पढ़ा है, आप उसको दोबारा पढ़ो और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का उचित विकल्प चुनिए। अब इनमें से मात्राओं को देखते हुए आपने बताना है शुद्ध कौन सा है। सो इनमें से जो फर्स्ट वाला है जिजीविसा, ये जो है शुद्ध वाक्य है। और ये चीजें आपको पता लगेंगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे शुद्ध शब्द से रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी मात्रा कहाँ पे कैसे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य चुनिए। एक वाक्य दिया गया और उसमें उद्देश्य बोला गया चुनने को। देखो वाक्य में दो पार्ट होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य हमेशा वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है, यानी कि मेन जो पार्ट रहता है वाक्य का वो उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट आप उसको कह सकते हो इंग्लिश में। विधेय होता है जो बाकी की बातें उस उद्देश्य के बारे में बोली गई होती है। सो आप ध्यान रखना, उद्देश्य जिसके बारे में बोला गया हो, विधेय जो भी चीजें बोली गई हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है महात्मा जी के दिव्य वचन सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। किसके दिव्य वचन सुनकर? महात्मा जी के। महात्मा जी क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपने बाल शब्द का पर्यायवाची बनाना है, बताना है, तो इसमें से कुछ जो है वो पर्यायवाची नहीं है बाल शब्द का। नेक्स्ट इज हमारी कंपनी के सारे उत्पाद उत्कृष्ट हैं। इस पद का जो है वो विलोम, रेखांकित जो पद है इसका विलोम शब्द बताना है। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। सो निकृष्ट जो है इसका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा सा थैला लेकर बाजार जाओ, इनमें से रेखांकित पद क्या है? ये बड़ा सा हमसे पूछा गया है कि ये क्या है, सर्वनाम विशेषण क्या चीज है? सो बड़ा सा थैला लेकर बाजार जाओ, थैला के क्या बता रहा है? एक विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण होगा पहली चीज। सर्वनाम नहीं हो सकता है, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, इसलिए ये नहीं होगा। विशेषण में कौन सा, परिमाण है या गुण है? अब देखो, परिमाण और गुण में आप पक्का कंफ्यूज होंगे, लेकिन परिमाण नाप तोल वाले चीजों के लिए यूज होता है, नाप तोल वाली चीजें। बड़ा सा थैला उसकी एक विशेषता है, अब हम उसको नाप या तोल नहीं सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हो बड़ा छोटा ऐसे बोल सकते थे, लेकिन वो गुण होते हैं। नापना और तोलना 10 मीटर, इस तरह से जब हम नाप तोल लीटर इस तरह की चीजें करते हैं तो वो नापना और तोलना होती है, तो इसलिए बड़ा सा थैला क्या है? गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नानी बच्चों को कहानियां सुना रही थी, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद क्या है? अब एक क्रिया के भेद पूछे गए। अब आपको यहाँ पे क्रिया के भेद बताने, एक कर्मक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है, या फिर अकर्मक है। अब कर्मक, आपको पता होगा अकर्मक और सकर्मक में क्रिया का फर्क किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो वो वहां पे हम अकर्मक और दूसरे को जो है वो सकर्मक बोल देते हैं। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अब देखो यहाँ पे आप कर्म के हिसाब से बोलोगे कि कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन अकर्मक का मतलब होता है कि कर्ता पर पड़ रहा है प्रभाव या नहीं पड़ रहा है। सकर्मक का मतलब भी वही हो, सकर्मक का हो गया कर्ता पे प्रभाव पड़ता है, अकर्मक का मतलब हो गया कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से उसी तरह से एक कर्मक और द्विकर्मक होते हैं। कर्म दो नहीं होते हैं, यहाँ पे कर्ता दो होते हैं और कर्ता एक होता है। द्विकर्मक का मतलब है वहां पे जो है क्रिया के लिए दो कर्ताओं की आवश्यकता है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना, द्विकर्मक का मतलब क्या हुआ? दो कर्ताओं की आवश्यकता है, हमेशा कर्म को लेके नहीं, दो कर्ताओं की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, दूसरा जो कर्ता होगा उसके साथ जो है या तो को शब्द का यूज किया गया होगा या फिर शेष शब्द का यूज किया गया होगा, ठीक है। दो कर्ताओं की आवश्यकता है, ये आपने ध्यान रखना है, तो उसको हम द्विकर्मक बोलेंगे। अब इस वाक्य को फिर से पढ़ो एक बार। नानी बच्चों को कहानियां सुना रही थी, नानी भी और बच्चों भी, दो कर्ता, को का यूज यहाँ पे हुआ है। मैंने बोला दो कर्ताओं के साथ को या से का जो है वो यूज होना चाहिए, तो को यानी कि ये क्या है? द्विकर्मक का एग्जाम्पल है। तो जब भी कर्म वाले ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपने ध्यान रखना है द्विकर्मक जो है वो होते हैं जिनके दो कर्ताओं की आवश्यकता होती है और दूसरे कर्ता के साथ को का या से का जो है वो यूज किया गया होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाक महसूल किस समास का उदाहरण है? डाक महसूल समास फिर से आया, समास आपको पता होनी चाहिए। तत्पुरुष कौन से समास होते हैं? कर्मधारय, कर्मधारय में है, जो, के समान इस तरह से शब्दों का यूज किया गया हो तो वो कर्मधारय, रूपी के समान जैसा। तत्पुरुष होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान रहता है। तो देखो यहाँ पे महसूल जो है वो शब्द जो है यहाँ पे प्रधान रहेगा, दूसरा पद प्रधान, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृत प्रत्यय भी होते हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? जो एंड में जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। देखो ये परिभाषा के ऊपर क्वेश्चन है, जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो आपको हर एक डेफिनेशन, हर एक भेद अच्छे से करने हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो कभी कभी परिभाषा पे भी पूछे जाते हैं। सो कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया की मूल धातु के साथ जो है वो लगते हैं। सो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज किस अलंकार में एक शब्द एकाधी बार आता है किंतु भिन्न भिन्न अर्थ देता है? अगेन अलंकार पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है। एक शब्द आता है बार बार किंतु भिन्न भिन्न अर्थ देता है। तो यमक में ऐसा होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, एक शब्द जो है वो बार बार आता है किंतु उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। हमेशा इनमें जो होता है वो अलग अलग तरह से अलंकार को आपने ध्यान रखना है। देखो रूपक में जो है वो समानता होती है, लेकिन मतलब समानता इस तरह से इनमें डैश भी यूज किया जाता है, कभी कभी ध्यान रखना आपने इस चीज को। शब्द जो है वो दो बार रिपीट किया जाता है, तब उसको हम जो है यमक कहते हैं, यमक अलंकार। और यहाँ पे उत्प्रेक्षा बोला गया है। उत्प्रेक्षा जो है जैसे मन हूँ, जन हूँ, इस तरह से अगर वर्ड यूज हो गए एक तरह के, राइमिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो तब जो है उत्प्रेक्षा हम उसको कहते हैं। मानवीकरण का मतलब होता है जब मानव का रूप दिया गया होता है किसी चीज को,
मतलब हमने कंपेयर करने के लिए हमने जो है उसको मनुष्य का रूप देके या फिर इस तरह से चीज़ों को कंपेयर किया था, तो मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कभी-कभी हमारे पास जो होते हैं 2 लाइनें दी होती है किसी पोएम्स की, किसी कविता की और उसमें पूछा गया होता है कि ये कौन-सा अलंकार है, तब हम बता सकते हैं वहाँ पे। और श्लेष जो अलंकार होता है उसमें जो होता है एक शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए होते हैं। यानी एक शब्द यूज़ किया जाता है लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग-अलग तरह का दिया होता है। सो ये आप अलंकार को जब एक बार देखोगे, इनका अच्छे से जो है वो डेफिनिशन को देख के जाना। देन नेक्स्ट इस बार दिवाली अक्टूबर में ही आ गई। अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? अभी किस प्रकार का वाक्य है आपने बताना है। वाक्य के अलग-अलग तरह के टाइप होते हैं। सो विस्मयादिबोधक है। विस्मयादिबोधक में हमेशा याद रखना कि इस तरह से साइन नहीं होते तब वो विस्मयादिबोधक है। वाह! जैसे वो हम बोलते हैं किसी तरह से हर्ष की स्थिति में, आश्चर्य की स्थिति में वैसी-वैसी चीज़ें। संकेतवाचक का होता है कि एक जो वाक्य है वो दूसरे को संकेत दे रहा है। तब संकेतवाचक, विधानवाचक या विधिवाचक सिंपल सा जो वाक्य होता है उसको विधान या विधि कहते हैं। इच्छावाचक जब हम इच्छा दर्शाते हैं किसी वाक्य में। सो ये सिंपल सा एक वाक्य है इसलिए इसको विधानवाचक हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ केवल भारत ऐसा देश है जहाँ कन्याएँ पूजी जाती हैं। अब सेम तरह का हमने वाक्य ढूँढना है। भारत में ही कन्या पूजी जाती हैं। भारत में कन्याएँ ही पूजी जाती हैं। भारत में ही कन्याएँ पूजी जाती हैं। भारत में कन्याएँ पूजी ही जाती हैं। अब देखो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि इसका तो मतलब अलग ही हो गया कि कन्याएँ ही पूजी जाती हैं, नहीं बाकी चीज़ें भी पूजी जाती हैं। भारत में कन्याएँ पूजी ही जाती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि कन्याएँ पूजी ही जाएँ। सो देखो यहाँ पे भारत में ही, अब इन दोनों में कौन-सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, वो आपने बताना है। सो इनमें से तीसरा जो सेंटेंस है, भारत में ही कन्याएँ पूजी जाती हैं। सो ये सही है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझदार व्यक्ति ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही कौन-सा? निपात होते हैं जो किसी भी वाक्य में एक तरह से ऐड ऑन करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। सो ही यहाँ पे क्या काम कर रहा है? बल देने का काम कर रहा है। समझदार व्यक्ति ही, कि समझदार व्यक्ति ही अपना हित समझते हैं। सो ये बल देने की कोशिश कर रहा है इसलिए बलदायक। निषेधात्मक में नहीं जैसे शब्द का यूज़ होता है। नकारात्मक में भी ना, नहीं ऐसे हो सकता है। स्वीकारात्मक में जो चीज़ें स्वीकारी जाएँ वैसे शब्द जो है वो यूज़ होंगे। सफल होना है तो कुछ काम करो, यूँ कागजी रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु विकल्प चुनें। तो यहाँ पे यूँ कागजी यहाँ पे क्या हो सकता है घोड़े ना दौड़ाओ यहाँ पे होगा, मुहावरे हैं, सो आप इसका आंसर दे सकते हो ऐसे। आए महंत बसंत इस पंक्ति में कौन-सा अलंकार है? आए महंत बसंत इस व्यक्ति में अलंकार बताना है, तो इसका अलंकार जो होगा वो रूपक होगा। रूपक में देखो समानताएँ जब दर्शाई जाती हैं तो वो रूपक अलंकार होता है, तो इसलिए इसका जो है आंसर रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे इस प्रकार का किस प्रकार का वाक्य है? बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे। सो ये जो है हमारे पास एक तरह से संदेहवाचक हम इस वाक्य को बोल सकते हैं, क्योंकि खाना खाकर सो गए होंगे, सोए होंगे या नहीं ये हमें नहीं पता इसलिए ये जो है वो संदेहवाचक होगा। और देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होती है संकेत और संदेह में। लेकिन संकेत होता है जब एक वाक्य पूरा होने के बाद दूसरे वाक्य की तरफ संकेत किया जा रहा हो। अब बच्चे खाना खाकर आप सोच रहे होंगे खाना खाया फिर सोए, वैसा संकेत नहीं, लेकिन इसमें संदेह ज़्यादा है कि सोए हैं या नहीं है, इसलिए संदेहवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है? सो आपने बताना है इसमें तैरता हुआ राजहंस क्या है? इस वाक्य में उपवाक्य है, सामसिक पद है, पदबंध है या फिर पद है। शब्द के लिए यूज़ होता है पद शब्द। पदबंध होता है थोड़ा-सा शब्द मिल कर के एक आधा सा वाक्य बना रहे होते हैं। कंप्लीट वाक्य हम उसको जो है वो नहीं कह सकते। और उपवाक्य होता है आधा वाक्य, उसको भी हम उपवाक्य को भी हम आधा वाक्य जो है वो कह सकते हैं। सो आपने इसमें चूज़ करना है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन जो है वो सही है। वाक्य में क्या होता है कि क्रिया भी होती है, उद्देश्य विधेय भी होते हैं, पर आंशिक भाव जो है वहाँ पे कट करते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो है वो वाक्य कंप्लीट नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे तैरता हुआ राजहंस जो है वो एक पदबंध है कि एक्स्ट्रा 2-3 शब्द जुड़ करके एक शब्द जैसी चीज़ जो है वो बता रहे हैं, पदबंध। शब्द मिल करके एक ही अर्थ जो है वो प्रकट कर रहे हैं, तैरता हुआ राजहंस। सो इसलिए इसका आंसर जो है पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? उदंत, मार्तंड, भानु, भास्कर, तो उदंत नहीं है इसमें पर्यायवाची। नेक्स्ट इज़ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हो सकता देव में? देवता, देवत्व, देवपन, देविक। कौन सा प्रत्यय यूज़ नहीं होगा? देवपन। इस तरह का कोई शब्द आपने देखा भी नहीं होगा। देवता, देवत्व, देविक ऐसे शब्द तो देखे होंगे। सो देवपन नहीं होता है। सो सी वाला जो है वो आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट इज विद्युत शब्द का उचित वर्ण विच्छेद है। अब यहाँ पे वर्ण का विच्छेद आया है, वर्ण के विच्छेद जब भी आएंगे तो आपको चीजें जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी वर्णों का कौन से वर्ण जो है वो क्या बनाते हैं, अगर दिया यहाँ पे बनाया गया तो कैसे बनेगा। तो विद्युत का वर्ण विच्छेद यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईश्वर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ईश्वर शब्द का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा रूप हमें बताना है। सो ईश्वर का भाववाचक संज्ञा होता है ऐश्वर्य। हमेशा ध्यान रखना है, ईश्वर का भाववाचक संज्ञा रूप जो है ऐश्वर्य रहता है। नेक्स्ट इज समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद है। समुच्चय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको यहाँ पे बताना है। समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद रहेगा सम उत प्लस चय। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सम उत चय जो है वो समुच्चय शब्द का जो है वो संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब, ने का प्रयोग कर्ता के साथ कब होता है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब क्रिया अपूर्ण भूत को छोड़ से इस 5 भूतकालों की हो। अब एक क्रिया के क्वेश्चन है, जो क्रिया के जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, भेद जब हम पढ़ते हैं, सो वहां पे जो है वो कर्ता के साथ, यानी कि कारक के भेद की मैं बात कर रही हूँ, कर्ता ने का यूज होता है कर्ता के साथ। लेकिन ने का प्रयोग कब होता है, जब क्रिया अपूर्ण भूत को छोड़ से इस 5 भूतकालों की हो, तब जो है वहां पे ने का प्रयोग जो है वो किया जाता है। सो ये जो है डेफिनेशन से ही क्वेश्चन, परिभाषा से ही क्वेश्चन लिया गया, आप इसको देख सकते हो वहां पे। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का विकल्प चुनिए। शुद्ध वाक्यों का विकल्प आपने चुनना है। मैंने तेरे को एक पुस्तक दी थी, जो तेरे ने मेरे को, ये तो आपको लग रहा है सही नहीं है। हमने तुमको एक पुस्तक दी थी, ये भी सही नहीं है। मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी जो तुमने मुझे नहीं लौटाई। सो इनमें से सी जो ऑप्शन है वो सही है। आप देख सकते हो, खुद ही देखो कौन सी चीज सही है कौन सी चीज नहीं है। जब वाक्य पढ़ोगे हिंदी के वाक्य तो समझ में आ जाता है कि ये सही लिखे हैं और ये गलत लिखे हैं। सो इस तरह से। बाकी मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंग्लिश और हिंदी के लिए आप इस तरह की बुक्स को जो है वो फॉलो कर सकते हो। एचपीपीएससी पीजीटी पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। वहां पे जो मैंने बुक बताई थी वो अगर आपके पास होगी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये डिटो उस बुक में से एक लाइन है वैसे ही कंप्लीट जो है वो उठाई गई है। मैं नहीं बोलती हूँ कि सारे क्वेश्चन उसी बुक में से लिए गए थे, लेकिन आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मुझे इस तरह का जो पार्ट है वो कवर करना है। कोशिश करना वो बुक आपके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह दूध पीकर सो गया। इनमें से क्रिया का कौन सा भेद है। पीकर, पीकर को बताना है कौन सा क्रिया का कौन सा भेद है। सो ये जो होता है वो पूर्वकालिक क्रिया का भेद होता है। पूर्वकालिक यानी कि जो पहले की हुई, सोया बाद में, पिया पहले उसने दूध, तो इसलिए जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट इज मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है। सो नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था, निषेध और नकारात्मक ये शब्द होते हैं। निषेध शब्द होते हैं जब बिल्कुल ही किसी चीज को, मतलब कि डिक्लाइन करना किसी चीज को, कि ये निषेध है, इस चीज को तुम कर ही नहीं सकते हो। नकारात्मक का मतलब है हम मना कर रहे हैं कि मोहन नहीं आने वाला है। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो नकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्थि का भाववाचक संज्ञा रूप है। देखो ये क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिए गए हैं, ये मैं एग्जाम की वेबसाइट पे था तो वहां से, इसलिए जो इसका यहाँ पे वाटर मार्क है। अब देखो अस्थि का भाववाचक संज्ञा रूप आपने बताना है। अस्थि का भाववाचक संज्ञा रूप होता है अस्तित्व। नेक्स्ट इज निरीक्षण का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यहाँ पे निरीक्षण का जो है वो नी प्लस शिक्षण होगा। आप जो भी इन क्वेश्चंस को देख रहे हो आप प्लीज पहले पॉज कीजिए, फिर उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर उसका आंसर जो है वो देख सकते हो। च का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान आपको आने चाहिए सारे। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का, कौन से उच्चारण स्थान किसके हैं वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इस पे भी बनता है। सो च का उच्चारण स्थान होता है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्ञ वर्ण का निम्नलिखित वर्णों के संयोग से ज्ञ कैसे बनता है। सो अगर आपको ये पता होता कि ज और न मिला के जो है वो ज्ञ को बनाते हैं, सो आप उसका आंसर दे पाते, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज भाग के किस भाग को जिसमें एक से अधिक पद पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे क्या कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। अब देखो इससे पहले क्वेश्चन आया था पदवंत वाक्य के ऊपर। सो आपने वहां पे देखा था तैरता हुआ राजहंस, जिसको हमने पदवंत कहा था। सो एक से अधिक पद इकट्ठे होकर एक अर्थ तो दे रहे थे, तैरता हुआ राजहंस, लेकिन
का अर्थ नहीं दे रहे थे, ये नहीं बता पा रहे थे कि किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं उस चीज़ से। सो उसको हम पदबंध कहते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे जो है वो डेफ़िनिशन थी, परिभाषा थी, उसको हम पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट जो बाएँ हाथ से सदा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। बाएँ हाथ से सदे हुए को कहते हैं सव्यसाची। नेक्स्ट सूर्यास्त हुआ और किसान अपने घर लौटने लगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? सूर्यास्त हुआ और उसके बाद किसान अपने घर लौटने लगा, ये जो सिंपल वाक्य है। हम एक तरह से इसको इंडिकेशन, संकेतवाचक और विधिवाचक में हम कंफ्यूज रहते हैं इसमें। लेकिन संकेत होता कि एक वाक्य खत्म होने के बाद दूसरा, तो वो संकेत जैसा यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल वाक्य है कि सूर्यास्त हुआ और किसान अपने घर लौटने लगे। अगर मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जैसे शब्द यूज किए जाते, तब हम बोल सकते थे कि यहाँ पे जो है वो संयुक्त वाक्य का जो है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से विपथ का जो है वो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो है पत्नी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट इज उपसर्गों के प्रयोग से। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो उपसर्गों के प्रयोग से क्या होता है? शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज शाबाश तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अब इसका अभय का कौन सा भेद है? अब देखो यहाँ पे अगेन जो है वो आप बोल सकते हो विस्मयादि बोधक है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ऐसा वाला साइन यूज किया गया है और हर्ष उल्लास वाली या ऐसी सिचुएशन को यूज किया गया, तो इसलिए विस्मयादि बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने यहाँ पे ब्लैंक भरना है। गौर की कन्या का ब्लैंक करना चाहते हैं। अब आप बताओ मुझे, ऑब्वियसली गौर का मतलब होता है गोरा रंग। सो गोरा रंग यानी इस रंग की। गौर रंग को क्या कहते हैं हम लोग? एक और जो है वो शब्द कौन सा यूज करते हैं रंग के लिए? तो वो होता है वर्ण। गौर वर्ण की कन्या का सभी वर्ण, वर्ण होता है शादी कर्म, इसलिए यहाँ पे वर्ण और वर्ण हो जाता है। इस वर्ण का अर्थ है रंग और इस वर्ण का अर्थ है शादी करना। वर्ण का मतलब हो गया रंग और वर्ण का मतलब होता है शादी करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समय पर वर्षा ना होती तो धान सूख जाता। अब ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है संकेतवाचक। अब देखो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही होगी संकेत विधि, तो देखो एग्जांपल देखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कौन सा संकेत शो कर रहा है, कौन सा संदेह कर रहा है, कौन सा सिंपल वाक्य है। सो यदि समय पर वर्षा ना होती तो धान सूख जाता। संकेत कर रहे हैं ना, अगर वर्षा ना होती तो धान सूख जाता। दोनों चीजें जो है वो संकेत कर रही है एक दूसरे को, एक वाक्य दूसरे के ऊपर। सो संकेत वाचक इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट इज कमल नयन को देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। सभी मुग्ध हो गए। सो कमल नयन यहाँ पे क्या है? कमल नयन यहाँ पे जो सामसिक पद है, कमल है जिसके नयन, उसको हम कमल नयन कहेंगे। सो इसलिए इसका आंसर जो है सामसिक पद हो जाएगा। नेक्स्ट इज घड़ों पानी पड़ जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। सो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज उपसर्ग मूल रूप से। देखो परिभाषा के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि भेद या फिर उदाहरण पे ही क्वेश्चन होते हैं, परिभाषा के ऊपर भी होते हैं। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। उपसर्ग जो होते हैं वो मूल रूप से जो वो शब्दांश होते हैं, क्योंकि हिस्सा होते हैं शब्द का, उसके स्टार्टिंग में लगते हैं आधा सा हिस्सा, उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश, मूल रूप से शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे रेखांकित पद को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? सरदार जो है वो क्या है? अब देखो आपने जब संज्ञा पढ़ी होती है, जाति आपने पढ़ी होती है, वहां पे जातिवाचक जो एक समूह को शो करता है, सरदार हो गया, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी समूह को शो कर रहा है, किसी भी तरह का समूह, ब्राह्मण है या फिर कोई जाति है, जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय हम बोल सकते हैं, तो वो भी एक जाति को शो कर रहा है। सरदार हम बोल सकते हैं, वो एक जाति को शो कर रहा है। हिंदू हम बोल सकते हैं, वो एक जाति को शो कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया कि सरदार रेखांकित पद क्या है? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया सरदार स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो अब आप अगर सिर्फ सरदार को देखते तो आप बोल सकते थे जातिवाचक है, लेकिन पूरे वाक्य को देखो, सरदार स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार एक शब्द है जो यूज किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सो वो प्रथम गृह मंत्री थे, इसलिए वो एक ही इंसान था, इसलिए इसको यूज करेंगे व्यक्तिवाचक के लिए। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नेताजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अब नेता तो एक समूह है, जाति है, समूहवाचक हम बोल सकते हैं। बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारी लोग होते हैं, नेता होते हैं, एक ही नहीं होता है। लेकिन वो पर्टिकुलर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए यूज किया गया है, इसलिए वो जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आता है, सो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है और लास्ट में जो है वो क्रिया होती है। ये जो है वो वाक्य का पदक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहाँ से आपको बताना है ये जो रेखांकित पद है किस कारक का उदाहरण है। अब देखो, जब भी सेपरेशन की स्थिति आती है, फिर से आप देखो एक बार कारक याद करो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के अपादान से, सो अधिकरण मैं पर होता है। अपादान जो होता है कारक, ऐसा कारक होता है जो किसी चीज से सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जब भी कभी सेपरेशन के लिए चीजें यूज होगी, सेपरेशन का मतलब है वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अब आप से सब सोचोगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से सोचोगे आप लोग, नहीं, लेकिन वो कर्ण कारक नहीं होगा। जब वहां पे वृक्षों से पत्ते गिरते हैं बोल दिया ना, तो वहां पे वृक्षों से सेपरेशन हो रही है पत्तों की। अलगाव की स्थिति जब भी आएगी तो आपने हमेशा ध्यान रखना है वो अपादान कारक होगा, अपादान में ही होगा, अलग होना किसी चीज का। या फिर भय वाली स्थिति, डर वाली, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ये सारी चीजें अपादान में आती है। यहाँ पे हिमालय से गंगा निकलती है। अब करण का मतलब होता है साधन, किसी चीज का साधन। कर्ता ने कर्म को करण से, मैं बस से घर गया, मैं बस से गया, बस एक साधन था, इसलिए वो जो है वो करण कारक हो गया। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, अब हिमालय एक साधन नहीं है, वो एक प्लेस है जहां से सेपरेशन हो रही है गंगा की, वो अलग हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे अपादान जो है वो कारक यूज होगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इसको रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन कारक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है। अपादान की सिचुएशन में जो है अलग होना, डर, लज्जा, भय, घृणा, ईर्ष्या, कंपैरिजन, कुछ भी आएगा वो अपादान कारक होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, मेरे पास एक कुत्ता है जो जर्मनी से लाया गया। अब सर्वनाम का भेद बताना है। कौन से? मेरे का, इसको रेखांकित किया गया है। सो मेरे पास इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम मेरे है, तो संबंधवाचक इसमें हो जाएगा, पुरुषवाचक नहीं संबंधवाचक होगा, क्योंकि मैं रिलेट कर रही हूँ खुद को, मेरे पास एक कुत्ता है, इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बहुत ज्यादा पूछे गए थे और मात्राओं के बेसिस पे पूछे गए थे। सो इनमें से जो फर्स्ट वाला है, द को बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, सिंदूर, सो वो जो है शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट है, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण के भेद होते हैं रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। सो धीरे धीरे क्या चीज है, रीतिवाचक जो होती है वो धीरे धीरे शो करता है। आप उदाहरण पढ़ोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। वाक्य में विधेय का क्या होता है? देखो मैंने पहले ही बताया, वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में बोला गया, जो कथन उसके बारे में बोला गया है वो विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में कथन विधेय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुने। एक गर्म कप टमाटर का सूप पीते जाओ। गर्म कप नहीं होता है, ठीक है, यहीं पे गलत हो जाएगा, गर्म कप नहीं हो सकता। एक टमाटर का गर्म कप सूप पीते जाओ, यहाँ पे हम फिर से गलत बोलेंगे, गर्म कप नहीं होगा। एक टमाटर का गर्म कप नहीं बोल सकते, गर्म टमाटर का एक कप सूप पीते जाओ, यहाँ पे फिर से गलत हो जाएगा। एक कप जो है यहाँ पे, गर्म टमाटर का एक कप सूप पीते जाओ, या फिर एक कप टमाटर का गर्म सूप पीते जाओ। सूप जो है वो गर्म सूप हम पी सकते हैं, सो इसलिए एक कप टमाटर हो सकता है, गर्म सूप हो सकता है, इसलिए डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, हे रावण तू कुछ ब्लैंक के लिए, मतलब कि ब्लैंकेट, दोनों शब्द एक तरह के होंगे, लेकिन क्या क्या जो है यूज किया जा सकता है। तू कुछ अवधि के लिए, अवधि होता है समय के लिए, अवध्य कि तू मतलब कि किसी बैन करके रखा है कुछ समय के लिए, तो अवधि और अवध्य यहाँ पे जो शब्द यूज किए जाएंगे, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट इज, यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि वह कार्य कर रहा है। अव्यय के किस भेद के उदाहरण है? यद्यपि और तथापि। अव्यय के कौन सा भेद है? सो ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक दो शब्दों को जोड़ते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन समानाधिकरण है या फिर व्याधिकरण है, ये आप जब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और यद्यपि और तथापि जो होते हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। सो देखो, अव्यय के भी भेद पूछे गए हैं और फर्दर समुच्चय बोधक के भी आगे भेद पूछे गए हैं। सो आपको सारी चीजें जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना यहाँ पे बताना है कौन सी क्रिया है या संज्ञा है, क्या है ये। सो टहलना जो है वो क्रियार्थक संज्ञा है, यानी कि
संज्ञा के स्थान पर जब हम क्रिया का यूज कर रहे हैं ना, टहलना, संज्ञा के स्थान पर क्या क्रिया को यूज किया जा रहा है? टहलना एक क्रिया है, चलना संज्ञा के स्थान पर हो रही है, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा इसको कहेंगे। मंगल कामना व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? जो मंगल कामना व्यक्त करेंगे, जैसे इच्छावाचक, उसकी इच्छा है कि मंगल हो, सो दैट इज इच्छावाचक। नेक्स्ट इज कभी इस नदी के सो देखो पर गौतम ऋषि का, अब यही चीज होगी कि नदी के जो किनारा है उसके ऊपर उसका घर परिवार होता था। कौन सा शब्द किसके लिए यूज होगा? नदी के कुल पे कुल रहता था। ठीक है, सो ये आपको मात्राओं के बेसिस पे इन पे डिफरेंस करना है। अब देखो यहाँ पे अलंकार का, जैसे मैंने बोला था कई बार अलंकार में लाइनें दी होती है कविता की, आपसे पूछा गया था कौन सा अलंकार है। मानो बीती तन अच कवि छवि स्वच्छ राखी वे काज सो दृग्भंग पोछन को किए भूषण पायदाज। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। अलंकार में जब मैंने आप बताया था कि उपमा वाला जो अलंकार होता है वो होता है कि किसी की जगह पे किसी चीज को यूज करना, उपमा होती है। यमक होता है एक शब्द के साथ दो अर्थ, जब शब्द दो बार रिपीट हो रहा है या फिर दो बार रिपीट होने को हम जो कहते हैं यमक कहते हैं। शलेश जो होता है, शलेश होता है कि एक शब्द के साथ दो अर्थ जब चिपके हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सो यहाँ पे जो अलंकार है वो हमारे पास उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा जैसे मैंने बोला था, मन हूँ, जन हूँ, काज, देखो यहाँ पे काज, पायदाज, एक तरह से राइमिंग करने की कोशिश की गई है, इसलिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट इज यशोदा का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यशोदा का यश और फिर विसर्ग के बाद दा हो जाएगा। देन निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। यहाँ पे बताना है कि किसमें जो है उपसर्ग अलग है। स्वावलंबन, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयं, यहाँ पे स्वयं 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 है, लेकिन यहाँ पे स्वावलंबन जो है अलग है, इसलिए यहाँ पे आंसर स्वावलंबन हो जाएगा। सो देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये कंप्लीट एक कंपाइलेशन है, अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, 25 पेपर थे, इसलिए आधे क्वेश्चंस हैं ये, आधे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी उसमें कवर करूंगी। मेन एम यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है अभी प्रिपरेशन करने से तो आप उसको जो है दोबारा प्रिपेयर कर पाए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं HPPSC द्वारा वो आपके दिमाग में रहे और आप उसी तरह से जो है वो प्रिपरेशन करें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश का जो पार्ट था उसकी बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इवन मैंने वॉइस नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिफरेंशिएट करके जो है वो वीडियोस डाली है। सो आप उन चीजों को भी देख सकते हो, बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हिंदी का ही फर्स्ट पार्ट है, बाकी की वीडियोस में जो है वो लेके आऊंगी ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। होप से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।